शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली मार्च, पुलिस ने तितर बितर करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले, किसान घायल। कल किसान तय करेंगे नई रणनीति। 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कल बीएसएफ स्थापना दिवस परेड कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई कार्यक्रम का होगा आयोजन। रूस के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस सुशील का करेंगे जलावतरण। सैन्य सहयोग, औद्योगिक साझेदारी पर होगी चर्चा। राजस्थान में स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, 3 की मौत। पिकनिक के लिए जा रहे थे 17 स्टूडेंट गंभीर घायल। गुस्साए परिजनों ने रोड जाम किया। एडिलेड टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता सीरीज। 1-1 से बराबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बराबर। भारत ने 19 रन का टारगेट दिया था। ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच रहे। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सांसद महेश शर्मा ने उठाई आवाज। हिंदू संगठनों के सीनियर नेता भी कार्यक्रम में मौजूद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली कूच पर निकले 101 किसानों के जत्थे को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिस पर किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि इन किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 101 किसानों के एक समूह ने पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर स्थित प्रदर्शन स्थल से रविवार दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने किसानों के तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसमें 4 किसान घायल हो गए। इस मामले में पुलिस का दावा है कि उनके पास किसान यूनियनों द्वारा उपलब्ध कराई गई 101 किसानों के नामों की सूची है। अगली खबर का रुख करेंगे रेवाड़ी से। अगली खबर जहां बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया गया है। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं लोग। शहर की अनाज मंडी से शुरू हुई इस हिंदू समर्थन यात्रा बाजारों से होकर जिला सचिवालय पहुंचे प्रदर्शनकारी। जिला सचिवालय में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, बांग्लादेश में हो रहे उत्पीड़न व नरसंहार पर रोष जताते नजर आए। तो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर शहर की अनाज मंडी से शुरू हुई हिंदू समर्थन यात्रा बाजारों से होकर जिला सचिवालय पहुंचे प्रदर्शनकारी। बाजारों से होकर जिला सचिवालय पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिला सचिवालय में उपायुक्त को प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में हो रहे उत्पीड़न व नरसंहार पर रोष जताया। रेवाड़ी से यह अहम खबर। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन जारी है। देश भर में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी में भी ये देखने को मिला है। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं लोग। शहर की अनाज मंडी से शुरू हुई हिंदू समर्थन यात्रा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सर्दियां बढ़ने के साथ ही रात का तापमान कम हो रहा है। आपको बता दें, इस मौसम में दिल्ली के सरकारी रैन बसेरों में बेघरों की संख्या बढ़ रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में रैन बसेरे बनाए गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर्दियां बढ़ने के साथ रात का तापमान कम हो रहा है। इन मौसम में दिल्ली की सरकारी रैन बसेरों में बेघरों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा ही एक रैन बसेरा बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास है। इसमें 300 से 350 लोग रह सकते हैं। रैन बसेरा के केयर टेकर ने बताया कि यहाँ लोगों को बिस्तर और कंबल जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ रहने वालों को खाना भी मुफ्त दिया जाता है। बेघरों को रात में छत भी मिलती है और पेट भरने की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे सर सभी व्यक्तियों को कंबल प्रोवाइड किया गया है और ड्यूसुप की तरफ से यहाँ पे बेड प्रोवाइड किए गए हैं और लोगों को पानी वानी की व्यवस्था है और बाकी सब यहाँ पे फैसिलिटी जो एक नॉर्मल फैसिलिटी चाहिए होती है वो यहाँ पे सब मुहैया कराई जाती है। और बाकी खाना भी आता है, 3 टाइम खाना आता है और सुबह चाय बनती है। रैन बसेरा में रहने वाले कई लोग यहाँ मिल रही सुविधाओं से खुश हैं। रैन बसेरा होने से उन्हें ठंड से राहत में मदद मिलती है। यहाँ पर 3 दिन से रुके हुए हैं। जो यहाँ के केयर टेकर्स हैं जो संभाल रहे हैं
वो बिल्कुल डिसेंट और प्रॉपर तरीके से संभाल रहे हैं। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हो रही है यहाँ पे। सर्दी लगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। कंबल एक मांगते हैं तो 2 मांगते हैं सर, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इनसे शेयर करते हैं, जिसका रिजल्ट बिल्कुल ओके होता है। और जितने भी मेंबर्स यहाँ पे अपकमिंग का तो हमें पता नहीं कितने, लेकिन अभी जो फिलहाल हैं वो बिल्कुल हैप्पी हैं सर। ना पानी की कमी है, ना खाने की कमी है, ना कपड़े की कमी है, कुछ भी कमी नहीं है सर। किसी तरह की असुविधा आपको यहाँ पे आ रही हो? ठंड भी बढ़ रही है। ठंड हो रही है, पता है, बच्चे बीमार पड़ गए हमारे, बहुत ठंड हो रही है, बुढ़े बुढ़े कमाने जाते हैं। तो क्या ऐसे में कंबल वगैरह है आप लोग? हाँ है, बाकी पानी वगैरह का पानी भी नहीं सारा है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये मौसम की औसत से 2 डिग्री कम है। रविवार को हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार है, जिससे तापमान और कम हो सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में संविधान का अनुवाद करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य मार्च 2025 तक अनुवाद पूरा करना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में संविधान का अनुवाद करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य मार्च 2025 तक अनुवाद पूरा करना है। ये संस्करण विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग के राजभाषा विंग की ओर से मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की तरफ से तैयार किया गया है। इसमें लगभग 3-4 महीने का पूरा प्रयास रहा, और एक संस्था हमारी मैसूर में है CIL का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और CIL ने इसमें अपने जो है जितने भी इसके विद्वान लोग थे, इसमें जितने प्रोफेसर लोग थे, उनका सहयोग लेकर के और इस कार्य को संपन्न किया। अधिकारियों के मुताबिक संस्कृत और मैथिली में भारतीय संविधान के पहले संस्करण को जारी करना भारत की समृद्ध भाषाई विरासत का प्रमाण है। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस और भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृत और मैथिली अनुवाद का अनावरण किया। मैं ऐसा मानता हूं कि मैथिली भाषा में ये पहली बार संविधान का ये विमोचन हुआ है। मैथिली भाषा में अब तक संविधान नहीं था, तो मैथिली भाषा में और संस्कृत हमारी जो सबसे पुरानी भाषा है हमारे देश की, इन दोनों भाषाओं में संविधान का होना हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवपूर्ण बात है। और मैं राष्ट्रपति महोदय ने इसको विमोचन करके और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, जो हमको सारे नागरिकों को इसमें जो है संस्कृत भाषा में और मैथिली भाषा में पढ़ने को संविधान मिलेगा। बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मुख्य रूप से बोली जाने वाली मैथिली अब उन भाषाओं की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है जिनमें संविधान उपलब्ध है। ये पहल समावेशिता को लेकर राष्ट्र की प्रतिबद्धता को उजागर करती है, साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि संविधान नागरिकों को उनकी मूल भाषाओं में उपलब्ध हो, ताकि उनके अधिकारों और कर्तव्यों की गहरी समझ को बढ़ावा मिले। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार सुबह और दिनों के मुकाबले खराब थी। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI 276 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार सुबह और दिनों के मुकाबले खराब थी। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI 276 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। इससे लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। वायु प्रदूषण की वजह से सुबह की सैर कर रहे लोगों ने सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत की। संडे मॉर्निंग थी, मैंने सोचा फ्रेश एयर मिलेगी, इधर ग्रीनरी काफ़ी है, लेकिन यहाँ के देखा तो फॉग और वो सब पॉल्यूशन एंड फॉग मिक्स है, तो आंखों में थोड़ा जलन भी हो रही है, प्लस ब्रीथिंग इश्यूज भी हो रहे हैं। क्या किस तरह से रोक लग सकती है आपको? अब रोक क्या, वही है, सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए। वैसे तो खैर 70% CNG गाड़ियाँ चल रही हैं दिल्ली में, बट स्टिल थोड़ा बहुत चीज़ और करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पेड़ लगाने की। और हम भी वेट ही कर रहे हैं कि थोड़ा मौसम में बदलाव आए और
फॉग कम हो या पॉल्यूशन कम हो। मौसम विभाग ने दिन में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। प्रदूषित हवा और कोहरे की वजह से स्मॉग का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर दृश्यता पर पड़ता है। प्रदूषण से खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को सेहत की परेशानियां हो सकती हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अगली अहम खबर आपको बता दें, छोटे शहरों में भी ट्रैफिक पुलिस का डंडा चलने लगा है। विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के 2 पहिया वाहन चालकों में उस समय हड़कंप मच गया जब पटाखे लगी मोटरसाइकिलों के साइलेंसरों को ट्रैफिक पुलिस ने रोककर चालान करना शुरू कर दिया। वहीं ट्रैफिक सूबेदार रितेश वाघेला का कहना है कि जो भी 2 पहिया चालक पटाखे लगे वाहन चलाएंगे उनके साइलेंसर निकाल कर जब्त किए जाएंगे, वह चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में जो तेज आवाज में पटाखे के साइलेंसर और जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा रहे बुलेट में अन्य गाड़ियों में, उनको जब्त कर रहे हैं। साइलेंसर गाड़ी रखने का वहीं आगे ले जाएंगे। मोटरसाइकिलों के भी निकाल चुके हैं। इसमें कुछ लोगों के ऊपर दबाव भी बनाया जाता है आपके ऊपर, उसमें क्या कार्रवाई करते हैं आप? नहीं, सभी के ऊपर जुर्माना किया जा रहा है और चालान मतलब ये साइलेंसर भी निकाले जा रहे हैं, जब्त किए जा रहे हैं। साइलेंसर मत बोलिए, गाड़ी रखिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कश्मीर घाटी में ठंड बढ़ गई है। इसे देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 10 दिसंबर से स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान किया है। पहली से ही 5वीं की क्लास 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। छठी से 12वीं तक की क्लास 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक आपको बता दें बंद रहेंगे। सर्दियों की छुट्टी घोषित होने से छात्र और शिक्षक राहत महसूस कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में ठंड बढ़ गई है। इसे देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 10 दिसंबर से स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान किया है। पहली से 5वीं की क्लास 28 तक बंद रहेंगे। वहीं छठी से 12वीं तक के क्लास 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं होंगे। सर्दियों की छुट्टी घोषित होने से छात्र और शिक्षक राहत महसूस कर रहे हैं। ठंड बहुत है, आप देखिए ठंड कितनी है। बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था बच्चों को। सुबह मॉर्निंग में पहले सुबह उठना, फिर बस तैयार होना और फिर बस का वेट करना सड़कों पे, जबकि कभी फॉग की वजह से रास्ते ही नहीं दिख पाते थे, बच्चे सफ़र करते थे। तो ठंड बहुत थी, बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती थी। इवन एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमें जब ठंड का सामना करना पड़ता है तो हम शिवर हो जाते हैं। ठंड अभी तो बहुत है। अभी गवर्नमेंट ने विंटर वेकेशन अनाउंस किया, यह हमारे लिए भी अच्छा हुआ क्योंकि हम लोग जो क्लासरूम में थे हम लोग लिख नहीं पाते थे। अब गवर्नमेंट ने भी विंटर वेकेशन अनाउंस किया, इससे हमें भी राहत मिल गई है। अब हम भी इससे एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी अच्छे से कर पाएंगे घर पे, रिविजन भी। जी, एक तो सुबह आना पड़ता था, सुबह भी बहुत ठंड होती थी और क्लासरूम में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, इसीलिए। पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर समेत घाटी में कई जगहों का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे है। सर्दियों की छुट्टी का आदेश कश्मीर घाटी के अलावा जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों के लिए भी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कश्मीर के आपको बता दें उधमपुर जिले में रविवार सुबह 2 पुलिसकर्मी मृत पाए गए और उनके शरीर पर गोलियां लगने के निशान भी मिले। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने संदेह जताया कि यह साथी पुलिसकर्मी की हत्या करने और आत्महत्या करने का मामला है। अधिकारियों ने हत्या की ये पुलिसकर्मी उत्तरी कश्मीर के सोपोर से जम्मू क्षेत्र में रिहायशी इलाके के तलवाड़ा सहायक प्रशिक्षण केंद्र जा रहे थे। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह करीब 6:30 बजे जिला मुख्यालय स्थित काली माता मंदिर के पास पुलिस वैन के अंदर पुलिसकर्मियों की गोलियों से छलनी शव मिले हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि रविवार को करीब 6:30 बजे रहमबल पुलिस थाने को सूचना मिली कि सोपोर से विभाग के एक गाड़ी में STC तलवाड़ा जा रहे 2 पुलिसकर्मी गोलियां लगने से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच से पता चला कि यह सहकर्मी को गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला है। स्टेशन रैम्बल को एक इत्तला मिली कि सोपोर से तलवाड़ा की तरफ जा एक पुलिस व्हीकल जिसमें 3 पुलिसकर्मी सवार थे,
उनमें से 2 पुलिसकर्मियों को फायर आर्म इंजरीज हुई है। ये इतला मिलते ही पुलिस पार्टी जो है मौके पे पहुंची और मौके का जायज़ा किया और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक पुलिस ने की है उसमें ये पता चला है कि इन 3 में से एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी पे सबसे पहले फायर किया है और फिर खुद को भी गोली मारी है। तो ये फ्रैट्रिसाइड और सुसाइड का मसला है। AK-47 सर्विस वेपन जो है इसमें यूज़ हुआ है। अभी डेड बॉडीज़ को जो है JMC उधमपुर पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केरल के सबरीमाला में सालाना आपको बता दें मंडलम मकर विलक्खू तीर्थ यात्रा चल रही है। भगवान अयप्पा मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। भीड़ पर नजर रखने और निगरानी के लिए अहम जो जगह हैं उन जगहों पर CCTV कैमरे लगाएंगे। भारी संख्या में तीर्थयात्रियों की मदद के लिए कई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। केरल के शबरीमला में सालाना भगवान अयप्पा मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। भीड़ पर नजर रखने और निगरानी के लिए अहम जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। भारी संख्या में आ रहे तीर्थयात्रियों की मदद के लिए कई कर्मचारी तैनात हैं। शबरीमला मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस ने शबरीमला पुलिस गाइड नाम से पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल के जरिए यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलती है। इसमें समय समय पर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। मंडलम मकर विलक्कू तीर्थ यात्रा 16 नवंबर को शुरू हुई है। ये मलयालम महीने वृश्चिकम का पहला दिन था। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर, जहां युवक का अवैध देसी तमंचा लहराते वीडियो वायरल हुआ। युवक पर पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। खेतों में चारपाई में बैठकर अवैध तमंचा लहरा रहा युवक पतारा का रहने वाला बताया जा रहा है। सतीश उर्फ बादशाह इस युवक का नाम है। युवक पर पुलिस का नहीं दिख रहा है खौफ। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध तमंचा लहराता है ये युवक दिख रहा है। खेतों में चारपाई पर बैठकर अवैध तमंचा लहरा रहा है ये युवक। पुलिस का खौफ बिल्कुल भी इस युवक के दिलो दिमाग में नहीं। पतारा का रहने वाला बताया जा रहा है ये युवक। तो खेतों पर बैठकर अवैध तमंचा साफ तौर पर लहराता दिख रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है, जहां घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार चोरी हुई है। आपको बता दें चोर सुबह 3 बजे के करीब कार चोरी कर फरार हुए हैं। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं महाराजपुर के थाना क्षेत्र के रूमा के पास का ये मामला है, जहां स्विफ्ट डिजायर घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट डिजायर पर चोरों ने हाथ साफ किया है और चोर स्विफ्ट डिजायर लेकर फरार हो गए हैं। सुबह करीब 3 बजे के करीब चोरी की ये घटना सामने आई है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज प्रथम कैंपस के मेधावी छात्र शांतनु द्विवेदी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट परीक्षा में जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया 8वीं रैंक अर्जित कर लखनऊ का गौरव बढ़ाया है। साथ ही यूपी टॉपर का खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में इस वर्ष सीएमएस के सर्वाधिक 51 छात्रों ने क्लेट परीक्षा में चयनित होकर लखनऊ का नाम रोशन किया है। सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने सीएमएस छात्रों की अभूतपूर्व सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रोफेसर किंगडन ने कहा कि सीएमएस परिवार अपने छात्रों की उपलब्धि पर गौरवान्वित है। सीएमएस छात्रों की यह सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत होगी। प्रोफेसर किंगडन ने सीएमएस प्रधानाचार्यों व शिक्षकों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि निश्चित ही ये मेधावी छात्र आगे चलकर देश की न्यायिक व्यवस्था में रचनात्मक योगदान करेंगे। सीएमएस अलीगंज प्रथम कैंपस के वरिष्ठ प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति कश्यप व प्रधानाचार्य श्रीमती शिवानी सिंह ने भी यूपी टॉपर शांतनु की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। शांतनु की सफलता में सीएमएस अलीगंज प्रथम कैंपस के उसके लीगल स्टडीज के शिक्षक श्री श्वेतांश शर्मा का विशेष योगदान रहा है। विधि अध्ययन में शांतनु की विशेष रुचि को देखते हुए उन्होंने क्लैट परीक्षा की तैयारी करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे तो मीडिया से रूबरू होते हुए कई अहम सवालों के जवाब दिए। संभल में जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर के दावे और फिर अजमेर शरीफ के दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावे पर किए गए सवालों का उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, जो हमारी सौहार्द की ताकत है उस पर तरह तरह की सांप्रदायिक आफत को शिकस्त देने की जरूरत है। एकजुट होकर समाज के आपसी ताने बाने को मजबूत करने की जरूरत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल व क्रूर करतूत की जिम्मेदारी आज की पीढ़ी पर डालना या आज की पीढ़ी की आस्था पर आक्रमण के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में एकजुटता के साथ, समाज की सौहार्द के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आजकल जो है बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई उनका डीएनए है। जिनको उनके डीएनए में खोट नजर आता है उनकी नीयत में निश्चित तौर पर कोई खोट है। किसानों का सवाल है। किसानों के बारे में इस सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने मेरा गांव मेरा देश, मेरा खेत मेरा खलियान, मेरा कृषक मेरा किसान, उसको प्राथमिकता देकर के शुरू से जो है, जब से ये सरकार बनी है 2014 से लगातार जो है वो किसानों के सरोकार के लिए ये सरकार समर्पित रही है। एमएसपी का जहाँ तक सवाल है, खुद शिवराज चौहान जी ने कहा है कि सभी फसलों की एमएसपी मिलेगी। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनके कि दाम एमएसपी से ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ किसानों के, कुछ भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक और कांस्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग किसानों के हितों को हाईजेक करने की साजिशें कर रहे हैं। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल विमान उड़ाने का ट्रायल होगा। सोमवार सुबह 11 बजे ट्रायल का समय रखा गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का विमान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरेगा। इससे पहले विमान 1.5 से 2 घंटे एयरपोर्ट के आसपास उड़ान भी भरेगा। इस दौरान जो डाटा एकत्रित किया जाएगा उसके विश्लेषण के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए को उपलब्ध कराया जाएगा। 15 दिसंबर तक ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद एयरपोर्ट से कॉमर्शियल सेवा शुरू करने के लिए डीजीसीए में एरोड्रम के लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण तकरीबन पूरा हो गया है। फिनिशिंग का काम पूरा होते ही इंटरचेंज वाहनों के संचालन के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन इंटरचेंज से नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाली सड़क का काम अभी पूरा नहीं है।
अगली खबर उन्नाव से है, जहां आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और समाज में सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण की स्थापना के उद्देश्य से रविवार को दंगा नियंत्रण अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने दंगा नियंत्रण कौशल को परखा और विधिवत प्रशिक्षण लिया है। इस अभ्यास में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के नेतृत्व में आयोजित हुआ ये अभ्यास सत्र, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद्र के कुशल पर्यवेक्षण में दंगा नियंत्रण के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि अभ्यास स्थल रिजर्व पुलिस लाइन उन्नाव परेड ग्राउंड पर स्थापित आयोजित हुआ, जहां पुलिस बल ने विभिन्न प्रकार के शस्त्रों और तकनीकों के माध्यम से दंगे और बलवे की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के तरीकों पर अभ्यास किया। इस अभ्यास में जिले के सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और प्रतिसार निरीक्षकों ने भाग लिया है। अभ्यास के दौरान पुलिस बल ने विधि विरुद्ध भीड़ को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया, जिनमें रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन और हैंड ग्रेनेड प्रमुख थे। उन्नाव पुलिस के द्वारा पुलिस लाइन में जो एंटी राइट ड्रिल है, वो जो सेट SOPs हमारे रहते हैं, उसके तहत एंटी राइट ड्रिल करवाई गई है और इसमें सभी थाना अध्यक्ष, जो पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी और सभी गजेटेड ऑफिसर्स मौजूद रहे। इनमें जो पुलिसकर्मी थे उनको राइट की सिचुएशन में कैसे क्राउड से डील करना है उसके बारे में अवगत कराया गया और जो हमारे विभिन्न जो वेपन्स हैं उनकी हैंडलिंग के बारे में भी यहाँ पे एक डेमो जो है वो दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर शाहजहांपुर से, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में शाह क्लब प्रांगण में हुए कार्यक्रम में जनपद से प्रथम बार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर PK अग्रवाल का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ डॉक्टर दीपा सक्सेना द्वारा IMA की प्रार्थना के साथ हुआ। इसके उपरांत वहां पर उपस्थित वरिष्ठ चिकित्सकों ने डॉक्टर PK अग्रवाल को शॉल उड़ाकर तथा माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर SK जैन अध्यक्ष द्वारा इस कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराया गया। डॉक्टर UD कपूर, डॉक्टर गौरव मिश्रा, ब्रजेंद्र सक्सेना, डॉक्टर विजय पाठक, डॉक्टर दीपा सक्सेना, डॉक्टर हिकमतुल्लाह सिद्दीकी, डॉक्टर आनंद अग्रवाल, डॉक्टर विकास टंडन, डॉक्टर कल्पना अग्रवाल, डॉक्टर सीमा अग्रवाल सहित तमाम डॉक्टर की प्रार्थना आज आप देखिए ना, इफेक्ट मैंने बताया ना कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जब था अस्तित्व, तो किसी मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए वो जब परमिशन लेते थे तो वहाँ का एक चैनल सक्रिय होता था और उसके लिए एक जांच होती थी, जांच दल आता था जो पूरा इंस्पेक्शन करता था, फैकल्टी कितनी है, बेड्स कितने हैं, सब चीज़ कितनी है। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देता था और उसके बाद भी उसकी मॉनिटरिंग करता था कि वो आगे हो रहा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उनका निरस्त कर दिया जाता था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं IMA उत्तर प्रदेश और डॉक्टर PK अग्रवाल जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। मुझे बेस्ट सेक्रेटरी का और बेस्ट ब्रांच का अवार्ड मिला है। इसी तरह से जो भी मुझे जिम्मेदारियाँ समाज या हमारी संस्था देगी उनको मैं अच्छे से निभाऊंगा, बस यही कहना चाहता हूँ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां अब दिव्यांगजन अपने को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक संघर्ष की राह पर तेजी से आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने बातचीत के दौरान बताया कि दिव्यांगजन अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व यहाँ तक विपक्ष से भी अपनी गुहार लगा चुके हैं। शासन और सरकार के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। UP SSC आयोग चलन क्रिया के दिव्यांगजनों को मुख्य सेविकाल व लेखपाल अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। संवेदनशीलता की अपेक्षा रखते हुए अब ये महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास 20 दिसंबर को लखनऊ जाकर कटोरा लेकर भीख मांगने को विवश है। अब देखना यहाँ होगा कि सरकार इसके प्रति क्या रवैया अपनाती है, जिससे ये दिव्यांग अपने आगे के जीवन को सुखमय बना सके। लेकिन न्याय कहीं से अभी तक नहीं मिला। ये आज की बैठक दिव्यांग महागठबंधन की बैठक है और दिव्यांग महागठबंधन ने आह्वान किया है कि 20 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल के यहाँ जा कर के कटोरा लेकर के न्याय की भीख मांगेंगे, क्योंकि मुख्य सेविका पद के अभ्यर्थियों को नॉट क्वालिफाइड बताकर नौकरी से वंचित किया जा रहा है। लेखपाल पद के अभ्यर्थियों को अक्षम बता करके नौकरी से वंचित किया जा रहा है।
दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं दी जा रही सरकार द्वारा। पेंशन दूसरे स्टेट में 5,000 रुपया है, उत्तर प्रदेश में 1,000 है। 5,000 रुपया पेंशन नहीं दे रही सरकार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर में पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों की कब्जे से चोरी की 9 बाइक और 2 बाइकों के पुर्जे बरामद किए हैं। पुलिस टीम ने गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ीपुर चौराहे से बाइक चोर गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश शादी कार्यक्रमों से गाड़ियां चोरी करते थे और गाड़ियों को फर्जी कागजात के दम पर बेच देते थे। बदमाश चोरी की गाड़ियों को काट कर उनके फर्जी पुर्जे भी बेच देते थे। पुलिस गैंग के बाकी नेटवर्क की तलाश कर रही है। थाना खानपुर, थाना सैदपुर व स्वाट टीम की संयुक्त प्रयास द्वारा वाहन चोरों का एक गैंग वर्कआउट हुआ है, जिनके पास से 9 गाड़ियां साबुत और 2 गाड़ियों के कलपुर्जे बरामद हुए हैं। इनकी गैंग में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्त के लिए टीम गठित कर दी गई है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। ललितपुर में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के वृद्धा से निष्क्रिय खातों में सक्रिय कर लाखों की धनराशि निकाले जाने का मामला सामने आया। सेवानिवृत्त अधिकारी राम नारायण शुक्ल एवं बाहरी व्यक्ति दीपचंद संतोष पल्लवी राखी ने मिलकर कूट रचित दस्तावेज से एटीएम एवं नकदी के रूप में लाखों की धनराशि निकाली। वर्तमान शाखा प्रबंधक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक वृद्धा आकाशदीप वर्मा ने कोतवाली में शिकायत दी। 2 महिलाओं सहित 5 पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर सदर कोतवाली क्षेत्र वृद्धा चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। प्रयागराज के नैनी स्थित अरेल तट पर महाकुंभ 2025 की भव्यता और आध्यात्मिकता को और अधिक समृद्ध करने के लिए शिवालय पार्क का निर्माण हो रहा है। 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है ये पार्क 11 एकड़ में फैला है और भारतीय संस्कृत मंदिरों की महिमा और पुराणों की दिव्यता को दर्शाने वाला अनूठा स्थल बनने जा रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन शिवालय पार्क का निरीक्षण किया और कार्यों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह स्थल न केवल कला और संस्कृति का केंद्र होगा, बल्कि प्रकृति और मनोरंजन का भी संगम पेश करेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिवालय पार्क तैयार करने का काम जोर शोर से चल रहा है। इसे अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले पूरा करना है। प्रयागराज नगर निगम 11 एकड़ जमीन पर पार्क बना रहा है। इसमें देश भर में भगवान शिव को समर्पित मशहूर मंदिरों की नकल होगी। पार्क का मकसद श्रद्धालुओं और आगंतुकों को भक्ति का अनूठा अनुभव कराना है। वे देश भर के मशहूर मंदिरों की नकल एक ही जगह देख सकेंगे। तो जितने तीर्थयात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए तो टेंटेज और तमाम रहने की व्यवस्थाएं हो रही है। लेकिन जो हमारे आराध्य, जो हमारे तीर्थपति आएंगे, इस बार नगर निगम प्रयागराज ने उनको भी एक प्रकार से आह्वान किया है कि आइए हमारे शिवालय पार्क में और प्रभु यहीं पर वास करिए। और इस शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग बनाया जा रहा है, 4 धाम की स्थापना हो रही है। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है। ये पार्क की बनावट की एक और खासियत है। साधु संतों का मानना है कि ये पार्क भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक होगा, जहां अलग अलग रूपों में भगवान शिव के प्रति भक्ति दिखेगी। यहाँ आप देखेंगे ये पार्क बसाया जा रहा है जो भारत देश के नक्शे की तरह है। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं, वो सारे मंदिर के स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। और चारों तरफ एक भव्य पार्क तैयार कर रहे हैं धर्म के लिए। तो ये आने वाले जो हमारे विदेशी आएंगे, यहाँ प्रयाग के गौरव को, इतिहास को, कुंभ को देखेंगे। इसके माध्यम से जो दर्शा रहे हैं कि हमारा भारत कैसे दिखता है, वो पूरा यहाँ दिखाने की एक कोशिश की गई है। ये बहुत दिव्य है, भव्य है। महाकुंभ मेला जनवरी-फरवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। मेले में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीयों की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल इन दिनों दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ 2024 मेला की तैयारियों में जुटी हुई है। इसलिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निरीक्षण करने पहुंचने से पहले शनिवार को रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व चेयरमैन सतीश कुमार तैयारियों का जायजा लेने स्वयं प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने जहां प्रयागराज स्थित अन्य स्टेशनों का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं की उपलब्धता को परखा है, वहीं जंघई रेलखंड का विंडो आपको बता दें ट्रेलिंग निरीक्षण करते हुए सुरक्षा तैयारियों को भी परखा है। पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के बाद से बीते एक दशक से लगातार भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करते आ रहे हैं। महाकुंभ दुनिया भर के घुमक्कड़ियों सहित जिज्ञासुओं को आकर्षित करता है। इसीलिए देश के अलग अलग स्थानों पर आयोजित होने वाले महाकुंभ सहित कुंभ में दुनिया के तमाम देशों के लोग पहुंचते हैं। साथ ही विविधतापूर्ण हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु भी यहां संस्कृति के विभिन्न रंग देखते हुए आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। केंद्र सहित प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराती रहती है। इसलिए केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ मेला गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं सहित आयोजित कराने पर जोर दे रही है। देश में रेल यात्रा को सस्ता, सुगम और सुविधापूर्ण माना जाता है। इसीलिए आवागमन साधन के तौर पर भारतीयों सहित विदेशी पर्यटक द्वारा सबसे अधिक रेल यात्रा को तवज्जो दी जाती है। रेल यात्रियों को सुरक्षित व सुविधापूर्ण यात्रा मुहैया कराने के लिए पिछले लंबे समय से प्रयागराज को जोड़ने वाले विभिन्न रेल खंडों पर युद्ध स्तर पर निर्माण व विकास कार्य कराए जा रहे हैं। यही कारण है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय लखनऊ के जिम्मेदार लगातार महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करते आ रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्य अधिकारी व चेयरमैन सतीश कुमार ने उत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक मोहित चंद्रा और मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ एसएन शर्मा सहित अफसरों की बड़ी फौज के साथ प्रयागराज पहुंचकर विकास व निर्माण कार्यों की प्रगति देख उच्च गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ प्रयाग रेलवे स्टेशन से जंघई रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण करते हुए रेल पर संरचना का जायजा भी लिया। उन्होंने निर्माणाधीन अमृत भारत स्टेशन की प्रगति देखी और जंघई फाफामऊ रेलवे खंड पर कराए जा रहे दोहरीकरण कार्य का भी अवलोकन किया। इस दौरान उग्रसेनपुर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को परखा। फाफामऊ जंक्शन और प्रयाग जंक्शन स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य, स्टेशन के निर्माणाधीन द्वितीय प्रवेश द्वार बनाए जा रहे 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज को देखा। चेयरमैन ने मेलार्थियों के उपयोग वाले स्टेशन के होल्डिंग एरिया सहित संपूर्ण स्टेशन परिसर को साफ सुथरा व सुविधापूर्ण बनाने के निर्देश दिए। कहा, श्रद्धालु यात्रियों को महाकुंभ आवागमन करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही सामान्य व आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता कराई जाए। स्वच्छता यात्री प्रबंधन की नीति में आई हेल्प यू बूथ और पूछताछ काउंटर, कंट्रोल रूम व मेला ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कार्मिकों का विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आने वालों को अच्छी स्मृतियां देने के लिए स्टेशनों का सौंदर्यीकरण कराया जाए। बुजुर्गों व दिव्यांगजनों को सभी उचित सुविधाएं दिलाई जाए। उच्च गुणवत्ता युक्त खान पान की सुविधा उपलब्ध कराने पर खास ध्यान दिया जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मथुरा में ही कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के संतान के रूप में जन्म लिए थे। अक्सर मथुरा चर्चा में बनी रहती है। मथुरा के बाजारों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के लिए कपड़ों की भरमार दिख रही है। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में मथुरा के बाजारों में हलचल बढ़ गई है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इंसानों की तरह मूर्तियों को भी सर्दियों में गर्म रखना चाहिए। ये सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ उत्तर प्रदेश में मथुरा के बाजारों में हलचल बढ़ गई है। लोग अपने लिए नहीं, अपने घरों में भगवान कृष्ण की मूर्तियों के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं।
श्रद्धालुओं का मानना है कि इंसानों की तरह मूर्तियों को भी सर्दियों में गर्म रखना चाहिए। ये सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। ये उनके नाइट सूट हैं, उनको गर्मी सर्दियों में सुबह शाम पहना देते हैं। और ये अब जैसे हमको ठंड लगती है उनको भी ठंड लगती है, वो भी पहनते हैं, उनको भी पोशाकें पहनाते हैं। उन्हीं पोशाकें सभी जगह मिल जाती हैं, छोटे बड़े सब साइज की। जैसे अपने कान्हा जी के जैसे बच्चे की केयर करते हैं उस तरीके से उनकी केयर करनी पड़ती है और उनका ध्यान रखना पड़ता है। मैं कान्हा जी के लिए ड्रेसेस ले रही हूँ, जुगल जोड़ी ली है मैंने अभी, तो उनके लिए ये वेलवेट की ड्रेसेस ले रही हूँ। और मेरे पास पहले वैसे लड्डू गोपाल भी हैं, तो हम उनकी ऐसे ही जैसे मौसम के हिसाब से ही ड्रेसेस पहनाते हैं हम। कभी जैसे मौसम सर्दी का मौसम होता है तो वेलवेट और ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, और गर्मी का होता है तो पतले ही जैसे हम पहनते हैं वैसे ही पहनाते हैं। मथुरा की दुकानें भगवान कृष्ण की मूर्तियों के लिए रंग बिरंगे कपड़ों से अटी हुई हैं। यहाँ श्रद्धालु अपने मन मुताबिक कपड़े चुनते हैं। ये कपड़े भगवान कृष्ण की मूर्तियों को सजाने के लिए खास तौर से डिजाइन किए गए हैं। श्रद्धालु इन्हें मौसम और प्राथमिकताओं के मुताबिक खरीदते हैं। इस समय ठाकुर जी को ठंड ना लगे इसलिए ठंड की पोशाकें, ऊन की पोशाकें, सनील में, वेलवेट में, जो चुभे ना, बड़े आराम से ठाकुर जी पहन पाएँ और सो पाएँ रात में, ठंड ना लगे, सर्दी जुकाम। बालक की तरह सेवा रहती है यहाँ ठाकुर जी के, हमारे यहाँ छोटे बालक की तरह जैसे बच्चों का ट्रीट किया जाता है उसी हिसाब से ठाकुर जी के डायपर तक हमारे यहाँ सर्दियों के और रात में सुलाने के लिए आते हैं। जिस तरीके के आपके सुलाने के लिए नाइट ड्रेसेज हैं, सनील में, वेलवेट में, हौजरी में, ये सब ठाकुर जी को इस समय डिमांड इसी चीज़ की रहती है, सर्दी सर्दी पूरा। ठाकुर जी को सर्दी ना लगे उसी लिए कंबल, रजाई, इस तरह की चीज़ें, कंबल वगैरह सब है। सर्दी का मौसम है, जो खरीदारी करने हम लोग भटकाते हैं, तो किस तरह की पोशाक देखते हैं और क्या उनकी डिमांड रहती है? उनकी पोशाक नई डिजाइन की रहती है। इस समय सनील का है, ऊन का है। देवी देवताओं की मूर्तियों को खास कपड़े पहनाना सदियों पुरानी परंपरा है। इस परंपरा का पालन प्यार और श्रद्धा दिखाने के लिए किया जाता है। और अब बात करेंगे अगली अहम खबर का। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 5 साल गुजर जाने के बाद भी धनीपुर मस्जिद का नक्शा तक पास नहीं हो पाया है। तकनीकी खामियों के चलते अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास नहीं किया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अभी तक कई विभागों से एनओसी तक प्राप्त नहीं किया है। केवल तहसील से एनओसी प्राप्त हुई है और प्राधिकरण ने लैंड यूज को चेंज कर दिया है। अभी तक विकास प्राधिकरण को अग्निशमन विभाग, एयरपोर्ट व सिंचाई विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं हुई है। वहीं फाउंडेशन ने अभी तक विकास शुल्क और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क भी जमा नहीं हुआ है। जमीन, आपको बता दें, जमीन के सॉइल टेस्ट भी नहीं कराए गए हैं, ना ही किसी आईआईटी प्रोफेसर से जमीन का परीक्षण कराया गया है। इन सभी तकनीकी खामियों के चलते धनीपुर मस्जिद का नक्शा पिछले 5 साल से पास नहीं हो पा रहा है। इन सभी तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को एक पत्र भी लिखा है, लेकिन फाउंडेशन इस पत्र को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जिसको लेकर धनीपुर मस्जिद का नक्शा भी खटाई में पड़ गया। धनीपुर की जो मस्जिद है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो जगह निर्धारित की गई थी और प्रशासन के द्वारा जो जगह दी गई थी वो जगह उनको दे दी गई है। उसका जो भू उपयोग परिवर्तन होना था वो बोर्ड द्वारा भू उपयोग परिवर्तन शासन के निर्देश के क्रम में हमने भू उपयोग परिवर्तन कर दिया है। उनके द्वारा जो नक्शा जमा किया गया उसमें कुछ तकनीकी कमी, जैसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आईआईटी के प्रोफेसर से वेट करानी पड़ती है, विभिन्न विभागों की एनओसीज लगती है, जबकि तहसील की एनओसी प्राप्त हो चुकी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सिद्धार्थनगर जिले में जनपद मुख्यालय के भीमापार रेल अंडरपास का शिलान्यास और बढ़नी रेलवे स्टेशन पर बने वॉशिंग पिट का उद्घाटन किया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जनपद मुख्यालय पहुंचे। उनका स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और भाजपा के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भीमापार में आयोजित जनसभा में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को सुनने के लिए हजारों की भीड़ मौजूद रही। अपने जोरदार स्वागत और जनसभा में आई भारी भीड़ से गदगद रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। बोले गणेश भगवान की, बोले गणेश
जो सिद्धार्थ नगर ये आप ऊपर बड़ा पुल देख रहे हैं, ये देश में जो अंडर ब्रिज कभी आज तक अंडरपास बना नहीं। ये आपके एमपी साहब जगदम्बे पाल साहब का ही मैं समझता हूँ नज़ारा है, जो इन्होंने ये तकरीबन 6 करोड़ रुपये का ये जो अंडरपास बनेगा, ओवर ब्रिज तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर बना हुआ है। और क्योंकि ये बहुत लोगों की इनको चिंता थी, ये बार बार जाके मिनिस्ट्रीज और प्राइम मिनिस्टर तक ये कहते थे भी मेरा एक हिस्सा शहर का जो है वो बट गया है। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली हम खबर फर्रुखाबाद से, जहां नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में 9 सैनिकों के सम्मेलन में बच्चों ने मनोहाटी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कर मन मोह लिया है। प्रतिभागियों को कर्नल एन श्रीकांता ने पुरस्कार दिए, जो इससे उनके चेहरे खिल उठे। नेवी डे के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण परिषद फतेहगढ़ में आयोजित पूर्व नौसैनिकों के सम्मेलन का मुख्य अतिथि कर्नल एम ऋषिकांत ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्व नौसैनिकों का देश सुरक्षा में योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पूर्व नौसैनिकों को चिकित्सा की हर संभव सुविधा दिए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व नौसैनिकों ने अपने संस्मरण में सुनाए, अपने ड्यूटी के दौरान के जो उनके संस्मरण थे वो सुनाए। बच्चों ने सैनिकों के सम्मान में मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कर भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के परिजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूर्व सैनिक माया प्रकाश शुक्ला व लेफ्टिनेंट उदयवीर सिंह ने बताया कि युद्ध की वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान में भारत की जीत तथा बांग्लादेश को आज़ाद कराने में नौसेना की भूमिका की याद में नेवी डे मनाया जाता है। आज का नौसेना दिवस के ऊपर 8 दिसंबर को हमने नेवी डे सेलिब्रेशन के लिए बनाया हुआ है। तो इस 1971 में पाकिस्तान के ऊपर विजयी का प्रतीक है, इसलिए नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये नेवी वीक चलता है, 1 सप्ताह के इसको मनाया जाता है, इसलिए आज फतेहगढ़ प्रांगण में पूर्व नौसैनिकों द्वारा इसका आयोजन हुआ। ये नेवी डे है, आज के दिन पाकिस्तान मुहारा के विजय दिवस है और हम लोग बहुत उत्साहित हुए थे और सब हम लोग इकट्ठे होके यहाँ पर ये प्रोग्राम करके आपस में गेट टुगेदर होके एक दूसरे से मिलके और उसके बाद दोपहर तक साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिंदू संगठन लगातार मस्जिद में महादेव मंदिर की तलाश में कई जगह मामले कोर्ट में पहुंचा दिए हैं। इसी क्रम में बदायूं जामा मस्जिद शमसी पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था, ये मामला भी सिविल कोर्ट में चल रहा है, जिससे जल्दी तारीख पड़ रही है। इसी सप्ताह 10 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इसके बाद कल से एक और इसी तरह का मामला हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है, जिसमें पुलिस के साथ हिंदू संगठन कार्यकर्ता सम्राट अशोक बौद्ध पर्यटन स्थल मझिया पर पहुंचे और एक नवनिर्मित चबूतरा को खोदा, जिससे तथाकथित शिवलिंग और नंदी की मूर्ति का दावा किया गया और आरोप लगाया कि यहाँ बौद्ध धर्म के लोग इस स्थान को बौद्ध स्थल बना दिए हैं, जबकि यह शिव का स्थान था। इसी के विरोध में मालवीय आवास में मौर्य शाक्य समाज व भंते आदि बौद्धिस्ट समाज ने प्रदर्शन किया और आंदोलन की चेतावनी दी। कल की जो सूर्यकुंड सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल पर जो अवैध व्यवहार किया गया है, हमारे पूज्य भंते लोगों को प्रताड़ित किया गया। वहाँ लगभग 12-1 बजे के करीब इनको झूठा आरोप लगा करके कि इन्होंने शिवलिंग को ये कर दिया वो कर दिया, झूठा आरोप लगा करके थाने में ले आए और इनको अपमानित किया गया। उसके बाद सभी लोगों से बात होने के बाद छोड़ने की बात कह रहे थे, ये बात कह रहे थे कि हम जो है वहीं पहुंचा देंगे, लेकिन शाम ये अवैध व्यवहार जो किया है कि उस बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा गया, खंडित किया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए देश की बात में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।